हेलो। आज की कहानी वेतरनी मिलोवान जिलास यूगोस्लाविया। एक बारगी यह समझ पाना संभव नहीं था कि क्या हुआ और कैसे हुआ कि दोनों बहनें एलिजाबेथ और कैटरीना पूरे 30 बरस तक कस्बे के बाकी बाशिंदों और तकरीबन हर प्राणी से एकदम कटकर अलग थलग जिंदगी बसर करती रही। दोनों बहनें किसी बड़े जमींदार की बेटियां थीं और आलम यह था कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले ऑस्ट्रिया हंगरी युग में अभिजात वर्ग के लोग और बड़े बड़े अफसर एहलकार तक इनके तलवे चाटने को उद्यत रहते थे। हालांकि वे अपनी खूबसूरती की बदौलत कम कुलीन घराने में जन्म लेने और अपनी धन दौलत की वजह से ज़्यादा जानी जाती थी। सुनते हैं कि कभी इनकी मंगनी भी हुई थी, लेकिन पुराने राजतंत्र ने अंतिम घड़ियां गिनते हुए जितने मोर्चे खोले थे उसमें से किसी मोर्चे पर इनके मंगेतर खेत रहे थे। सो दोनों बहनें युद्ध काल में अपनी जातीय प्रथा के अनुसार सामाजिक प्रतिष्ठा और शिक्षा दीक्षा की लाज रखते हुए और वैध्यव की सी पीड़ा झेलते हुए सत्यवती नारी की तरह दुनिया जहान से कटकर जीवन व्यतीत करती रही। कस्बे से लोग तो उन दिनों की यह कस्बे के लोग तो उन दिनों भी यह मानते थे कि ये बहनें एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हो सकती, क्योंकि वे दो देह एक प्राण थी। दो बहनें वो दो, हालांकि वे जुड़वा नहीं थी। एलिजाबेथ साल 2 साल बड़ी थी कैटरीना से। कस्बे के लोग देखते कि हमेशा वे पढ़ती रहती हैं, गिरजे में साथ साथ जाती हैं, नाच गाने में एक दूसरे का साथ देती हैं और संगीत का रियाज भी एक साथ करती हैं। बड़ी बहन वायलिन बजाती थी और छोटी बहन पियानो। संगीत ही इनका एकमात्र व्यापार था जिसमें इन्होंने कभी कोताही नहीं की और इसी में उन्हें सुख शांति मिलती थी। मगर उनके अस्तित्व के बारे में पूरा भेद खुला कहीं युद्ध की समाप्ति और मंगेतरों के देहांत के उपरांत। युद्ध थमने के बाद दोनों बहनों की दिनचर्या में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि उसमें बढ़ोतरी ही हुई थी। यह लक्ष्य किया था पास पड़ोस में रहने वालों ने। यहाँ तक कि दोनों बहनों में साथ साथ रहने की भावना और सुदृढ़ होती चली गई थी। इनकी माँ का देहांत पहले ही हो चुका था और पिता भी युद्ध के बाद स्वर्ग सिधार गए थे, जिस कारण दोनों बहनें और भी अलग थलग पड़ गई थी। फिर सगे संबंधियों की लोभी दृष्टि भी इन पर लगी हुई थी और कृषि सुधार की मार भी इन्हें झेलनी पड़ी थी। ऐसा करने का न तो उन्हें कोई अनुभव था, न ही योग्यता। नई शासन व्यवस्था में परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों में न केवल इनकी धन संपत्ति जाती रही, बल्कि सारा परिवेश ही बदल गया था। जिन लोगों में वे उठती बैठती थी, जिन लोगों से मेलजोल था इनका, यानी ऑस्ट्रिया और हंगरी के सभी जमींदार और ओहदेदार, वे सब स्वदेश हिजरत कर गए थे और सर्बिया के जितने भी अभिजात वर्ग के लोग बचे रह गए थे, वे या तो साहूकारी या सट्टेबाजी में लिप्त थे, या ताश के पत्तों पर या दारा और दारू पर दौलत लुटा रहे थे। दोनों बहनों को ऐसी कोई ठोर दिखाई नहीं थी। जहां वे जाती, कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसके संग उठती बैठती। न तो इनमें इतना जीवट था कि यहाँ वहां डोलती फिरती, न वे नगर वधुएं थी कि इधर उधर मुंह मारती फिरती। सो वे अपने इस घर से निचले तले पर ही सीमित संकुचित होकर रह गई, जिनका और छोर नहीं था और जो छोटे से कस्बे से के मुहाने पर स्थित था और चारों तरफ उसके घनी बगिया थी और ईंट की चारदीवारी थी। इस मकान में ये बहनें दूसरे विश्व युद्ध शुरू होने तक और उसके दौरान भी टिकी रही और बाहर भी निकलती तो बहुत कम। जब कभी निकलती भी थी तो दोनों एक साथ निकलती थी। फिर इनके परिचित या सगे संबंधी भी बहुत कम इनसे मिलने आते थे। इस प्रकार विवाह की उम्र इनकी बीत गई। अब ऐसा कोई आदमी नहीं था जो आकर इनकी खोज खबर लेता। इनकी जीवन शैली के बारे में किसी को इल्म ही न होता। यदि घर की नौकरानियां लतरानी न करती फिरती या इनके संगीत की स्वर लहरियों घर से उठकर चार दीवारी फांद कर बाहर न सुनाई पड़ती। दोनों बहनों के पास जमा पूंजी थी और जितनी भी जायदाद बच गई थी उसमें कारिंदे सेंध लगाने लगे थे। इसका पूरा इल्म था दोनों बहनों को, लेकिन कुछ करते धरते नहीं बनता था इनसे, क्योंकि यदि नए कारिंदे रखती तो वे भी उसी थैली के चट्टे बट्टे साबित होते, इनसे भी ज्यादा कुटिल व्यवहार करते।
इस प्रकार की स्थितियों के कारण वे देखते ही देखते नाम की ही जमीन की मालकिन रह गई। कारिंदों को इनकी वास्तविक आय का ज्ञान था, जिसे बटोरकर वे उन्हें थोड़ा थोड़ा करके इतना ही देते थे कि वे सम्मान के साथ जीवन बिता सकें। हालांकि कारिंदे समझते थे कि दोनों बहनें नकारा हैं और इन्हें कुछ भी पाने का कोई हक नहीं है, फिर भी कुछ न कुछ उनकी झोली में डालते रहते। हाँ, इतनी सावधानी जरूर बरतनी पड़ती थी कि दोनों बहनें इतनी नाराज न हो जाएं कि भड़क उठें और अपने अधिकारों का प्रयोग करके उनके जगह दूसरे कारिंदे रख लें। कारिंदों को सबसे बड़ा खतरा इस बात का था कि पहले वाले बड़े बड़े जमींदार कहीं चिढ़ न जाएं। उनके चरित्र और स्वभाव से वे भली भांति परिचित थे। संपत्तियों की और किलों की हालत खस्ता थी। वे कौड़ियों के दाम बिक रहे थे, लेकिन दोनों बहनें कारिंदों पर निर्भर थी, क्योंकि खेतीबाड़ी का कोई इल्म उन्हें नहीं था। इससे भी अधिक वित्तीय मामलों में इनकी कोई गति नहीं थी। अब बूढ़ा भी चली थी और इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी कि बात बेबात नौकरों नौकरानियों पर झलाने लगी थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने सज धज को नहीं छोड़ा और इज्जत आबरू को भी बट्टा नहीं लगने दिया। शायद जीवन के आखिरी दिनों तक इनकी गुजर बसर होती रहती यदि उनके स्वभाव और आकांक्षाओं के विपरीत कुछ परिस्थितियां न उत्पन्न हो गई होती और हालात भी बदल न गए होते। 20 बरस तक ईंट की चार दीवारी और उसके भीतर ईंट के ही घर से संगीत की स्वर लहरियां सुनाई पड़ती रही। उस छोटे कस्बे में गाने बजाने वाले शायद ही कोई था, इसलिए दोनों बहनें युगल वादन करती। फिर कोई संगीत रसिक चिराग ढूंढे भी न मिलता। हाँ, लोक संगीत के पारखी जरूर थे, लेकिन धीरे धीरे पास पड़ोस के लोग इन बहनों के संगीत से इनकी मन स्थिति का, इनकी आय का, परिणाम का जायजा लेते रहते थे और उसी से पता चलता था कि इनका जन्मदिन कब आता है। वे यह भी नजर रखते कि इनसे मिलने जुलने कौन आता जाता है। निसंदेह ये स्वर लहरियां इनके संगीत के टुकड़े मात्र थे, जिनमें विविधता और सहजता थी, और इन्हीं से पता चलता था बाहर की दुनिया को कि वे जिंदा हैं। द्वितीय विश्व युद्ध ने दोनों बहनों को और भी गोशानशी और मोहताज बना दिया। कारिंदों ने जो लूट खसोट की, उसके लिए वे दलील यह देते थे कि वे आकर कब्जा जमाने वाली सेनाओं की अपेक्षाओं को पूरा करना पड़ता है। फिर किसान लोग भी लूट मार कर रहे हैं और बागी लोग भी धर पकड़ करते रहते हैं। पैसे की तो कीमत ही नहीं रही थी और दोनों बहनों की जमीन की पैदावार और एक बूढ़ी औरत के सहारे दिन काटने पड़ रहे थे। इस औरत ने इनके माता पिता की भी सेवा की थी। दोनों बहनें न तो कहीं आती जाती थी और यदा कदा ही कोई परिचित उन दिनों उनसे मिलने आता था। यहाँ तक कि कब्जा जमाने वाली फौजों ने भी इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि कोई मोर्चाबंदी उस छोटे कस्बे में की नहीं गई थी जिससे अफसरों के लिए कमरे वगैरह हथियाए जाते। केवल संगीत ही ऐसा स्रोत था जिससे इन बहनों के बारे में कोई जानकारी मिलती रहती थी। और यह भी कहा जाता था कि इनका संगीत भी उन दिनों एकदम ठंडा, मंदा और विषण होता चला गया था। जब युद्ध समाप्त हुआ और नई क्रांतिकारी सरकार स्थापित हुई तो ये बहनें और भी गुमनामी में चली गई। लेकिन क्योंकि अब किसी को कोई दिलचस्पी इनमें नहीं रही थी, कस्बे के लोगों को अपने ही दुर्भाग्य से पिंड छुड़ाना दुस्वार हो रहा था या वे अपने ही में मगन रहते थे। फिर नई कृषि नीतियों के कारण उन लोगों के पास करीब 7.5 एकड़ भूमि ही रहने दी गई थी। जो खुद खेतीबाड़ी नहीं करते थे, उन लोगों के लिए सिर्फ 7.5 एकड़ भूमि ही रहने दी गई थी। इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों बहनों के पास जो धन संपत्ति बची रह गई थी, उससे और अपनी सारी आय से वे रातों रात वंचित हो गई। लेकिन जब मकानों की कमी पेशी आई तो सरकार ने इनके घर में जो जगह फालतू पड़ी थी उसे हथिया लिया। यहाँ आकर पता चला कि दोनों बहनों का क्या हश्र हुआ। पास पड़ोस के लोग देखा करते थे कि कोई किसान है जो इनके यहाँ आता जाता है। उसी किसान ने उनकी कुछ एक जमीन पट्टे पर ले ली थी, जो कृषि सुधार लागू होने के बाद इनके पास बची रह गई थी। वह आता था प्राय दोपहिया गाड़ी में, कभी कभार एक छकड़े में बैठकर भी। आकर अहाते का गेट खोलता और घोड़ों के बगीचे
घोड़ों को बगीचे में खुला छोड़ देता। यह किसान ज्यादा देर तक वहां ठहरता नहीं था और लोग देखते थे कि जब वहां से निकलता था तो खचड़े पर तिरपाल से कोई चीज ढककर ले जा रहा होता। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि एक दो अन्य किसान उसके संग आते। जब वहां से निकलकर जाते तो तिरपाल के नीचे से किसी फर्नीचर का कोना दिखाई पड़ता। अंत में एक दिन पियानो की टांगे भी लोगों ने देखी। विपदा के दिनों में कोई न कोई सफ़ी या मसीहा इन्हें हमेशा मिल जाता था, जो या तो कोई किसान होता या कोई दूसरा व्यक्ति। इसी तरह यह खरीदार भी मिल गया था इन्हें। एक यही आदमी था जिसके ऊपर ये बहनें अब भी आश्रित थी। वह जाता और इनके लिए सौदा सुल्फ वगैरह लेकर आता। बाहरी के साथ वही मसालच्ची का काम भी करता। उसी की मार्फत सरकार को सारी जानकारी मिली कि दोनों बहनों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं था जिसने सरकारी कामों के सिवा उनमें कोई दिलचस्पी ली हो। यही किसान था जो इन बहनों को बताया करता था कि इर्द गिर्द किसी किस्म के परिवर्तन हो रहे हैं। उनके खाने पीने का सामान भी वही लाया करता और एवज में ये बहनें उससे वस्त्रों और घरेलू साज सामान की शक्ल में अदायगी करती। अब तो वे पहले से भी कम जान पाती कि कीमतें किधर जा रही हैं, बाजार मंडी के हालात क्या हैं, दुनिया किधर जा रही है। हमेशा उलझन में रहती। बूढ़ी नौकरानी भी चल बसी थी। यह किसान ही उसके शव को लेकर गया था और उसकी अंत्येष्टि का खर्च भी उसी ने अपनी गृह से दिया था। कुछ महीनों के बाद यह किसान फर्नीचर, घरेलू सामान, झाड़ फानूस और किताबें वगैरह भी ले गया। इन चीजों को कस्बों में ले जाकर उसने औने पौने दामों पर बेचा। तिस पर भी काफी मुनाफा कमाया। अतः उसने बाकी बची जमीन भी उनसे खरीद ली। उसके लिए वह वकील और गवाह भी ले आया था और सारी कार्रवाई उसने कानूनी तरीके से पूरी करवा ली थी। किसान कहता, वे मुझे अपना मसीहा समझती थी और मैं ही हूं जिसने उनका उद्धार भी किया है। वे मुझे हमारा मसीहा कहती थी। मैंने कभी भी उनसे कोई चीज नहीं ली और जो उन्होंने अपनी इच्छा से मुझे नहीं दी। जमाना ऐसा आया है कि कोई चीज दाम पर नहीं मिलती। आहार मानव जीवन है और केवल उसी का मोल है। मैं उन्हें खिलाता पिलाता और सब चीजों के बारे में बताता, क्योंकि बेचारी लड़कियों को बाहर झांकने में भी खौफ आता था, मानो गलियां कूचे इन्हें काट खाएंगे। युवक युवतियों आंदोलन करते हुए जब जुलूस बनाकर चलते और गाते हुए जाते तो उनके सवरों को वे कान लगाकर सुनती। उनके प्रयाण गीतों की शब्दावली को समझती तो एकाएक रो पड़ती और सारे घर में बिलखती हुई डोलती रहती, दुनिया उलट गई है, दुनिया दरहम बरहम हो गई है। मैं उनसे कहता, प्यारी महिलाओं, दुनिया उल्ट पुल्ट नहीं गई है। तुम बाहर तो कभी निकलती ही नहीं हो, किसी से मिलती जुलती नहीं हो और अपने माँ बाप की तरह ही जिंदगी बसर कर रही हो। और वे जवाब देती थी, नहीं नहीं, दुनिया उलट गई है, दुनिया दरहम बरहम हो गई है। इस किसान ने यह तय पाया था कि 7.5 एकड़ जमीन का दाम वह किस्तों में चुकता करेगा, लेकिन किस्तों की रकम इन स्त्रियों की रोजमर्रा की जरूरतों के लिए काफी नहीं थी। किसान भी कसमें खाया करता कि इन्हें वह जो सौदा सुल्फ वगैरह लाकर देता है उनका दाम काले बाजार के दामों में अधिक नहीं देता। लेकिन जिनके पास आमदनी का कोई निश्चित साधन नहीं था उन्हें खाने पीने की ये चीजें महंगी लगती थी, यहाँ तक कि दुर्लभ भी। नतीजन दोनों बहनों को घर के बर्तन भांडे तक ठिकाने लगाने को विवश होना पड़ा था। पागल औरतें, किसान कहता, पागल औरतें हैं तो भली औरतें, लेकिन पगला गई हैं। किसी चीज के लिए आंसू नहीं टपकाए इन्होंने, लेकिन जब पियानो और वायलिन जाने लगी तो रोना धोना शुरू कर दिया। मेरा तो मन ही बुझ गया जब मैंने देखा कि अब इनका संगीत कभी सुनाई नहीं देगा। लेकिन मैं लाचार था। मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मुसीबत के दिन हैं और मैं भी गरीब हूं। मैं उन्हें सेंत मेंत में तो कोई चीज नहीं दे सकता था। पियानो को लेकर मैं मुसीबत में ही फंस गया था। युवकों का जो संगठन है उसने मुझ पर शक किया, अरे तू तो किसान है, पियानो कहाँ से उड़ा लाया? जरूर ही किसी बुर्जुआ का या किसी दूसरे आदमी का उठाकर लाया होगा, राष्ट्र की संपत्ति में से चुरा कर लाया होगा। मैंने बहुत तेरा समझाने की कोशिश की उन्हें। उन्होंने
ही मुझे दिया है, आप लोग जाकर खुद उनसे दरियाफ्त कर सकते हैं। उन्होंने मोल तोल करके पियानो मुझसे खरीद लिया, करीब करीब सेंत मेंत में हथिया लिया। जहाँ तक वायलिन का ताल्लुक है, वह मैंने एक जिप्सी के हाथ बेच दिया। जिप्सी लोग इस तरह की चीज़ों के दीवाने होते हैं। और फिर मुझे कुछ पता नहीं कि उन बहनों का क्या हुआ। जब कोई चीज़ बची नहीं थी उनके पास जिसे वे बेच खाती, और मुझे डर इस बात का था कि सरकारी कर्मचारी मुझ पर शक शुबह करेंगे, क्योंकि वे तो बुर्जुआ लोगों की से भी गए बीते हैं, बदतर हैं। इसलिए फिर उधर मैंने मुंह नहीं किया। अब आवास निगम के अधिकारी जब उस घर में गए तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन दरवाजे खिड़कियां तोड़ने की नौबत नहीं आई, क्योंकि एक भी खिड़की नहीं बची थी, कोई दरवाजा नहीं बचा था। यहाँ तक कि लकड़ी का फर्श तक भी नदारद था, और दीवारों पर कोट वगैरह टांगने के जो टांड लगे रहते थे वे भी उखाड़ दिए गए थे। मकान खाली पड़ा था, कोई दिखाई नहीं पड़ता था। दोनों बहनों के शव मौजूद थे जो सड़ने गलने लगे थे। तन के चिवर और बिस्तर के गद्दे तक बिक गए थे। इसके बावजूद वे भूखी प्यासी मरी थी। लेकिन दोनों बहनों ने घर के बाहर उस दुनिया में कदम नहीं रखा जिसे वे समझ नहीं पाई थी, और जो दुनिया उन्हें समझ नहीं पाई थी। थैंक यू।